नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। आज का जो हमारा सीरीज था 300 प्रश्न वाला सीरीज, तो 300 एंशिएंट हिस्ट्री का प्रश्न करवाने का हमने जो वादा किया था, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन करवाया था। अभी हम लोग 25 क्वेश्चन से आगे और 25 क्वेश्चन को करेंगे पूरा डिटेल के साथ। चलिए 25 नंबर का जो क्वेश्चन था कल वाला, देखते हैं आप लोगों ने कितना किया था। उसका मैंने अच्छा से डेरिवेशन नहीं करवाया था। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी की है, किस पीढ़ी का है। तो ऑप्शन में है तृतीय पीढ़ी की है, ऑप्शन 2 में है चतुर्थ पीढ़ी की है, 3 में है पंचम पीढ़ी की है, ऑप्शन 4 में है षष्ठम पीढ़ी की है। तो देखिए भैया, बोध गया में जो बोध वृक्ष है वो अपने चतुर्थ पीढ़ी की है। किस पीढ़ी की है? चतुर्थ पीढ़ी की है। अच्छा, पूछेगा कि इस चतुर्थ पीढ़ी का तो है, लेकिन इसको किसने लगाया था, इस बोधि वृक्ष को किसने लगाया था बोध गया में जो चतुर्थ पीढ़ी का है। तब आपका आंसर आएगा अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने लगाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अच्छा, अलेक्जेंडर कनिंघम को हम लोग कहते हैं भारतीय पुरातत्व विज्ञान का पिता। क्या कहते हैं? भारतीय पुरातत्व विज्ञान का पिता। आप कॉपी कलम ले और जो भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूँ आप नोट करते जाए, आपकी लाइफ डेली ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। आप उसके बाद में जब आप सारे क्वेश्चन को जब आप नोट कर लेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि मैं सारा क्वेश्चन जान चुका हूँ। चलिए, तो अगर आपसे पूछे कि ये किसका था, किस वंश का था, तो चतुर्थ पीढ़ी का था। अगर पूछे कि उसको किसने लगाया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। कहाँ से लाया था? तो ये लाया था श्रीलंका से। कहाँ से लाया था? श्रीलंका से, वहीं जहाँ अशोक ने अपने बेटा बेटी को भेजा था बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए, वहीं से अलेक्जेंडर कनिंघम ने लाया था। बाद में इसका डीएनए टेस्ट किया गया तो पता चला कि हाँ उसी काल का है। चलिए 26 नंबर का प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। चलिए भैया, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। चलिए आप चलिए महाजनपद काल में। हमको पता था टोटल महाजनपद काल कितना था, 16 था। कहाँ था? 16 था, जिसमें 2 ऐसा मात्र था महाजनपद काल था जहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू था। कौन कौन था? एक तो था वैशाली, दूसरा था वज्जी। वैशाली और वज्जी। तो यहाँ पर हमको एक तो ऑप्शन दिख रहा है वैशाली, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली। क्या हो जाएगा? वैशाली। चलिए 27 नंबर का प्रश्न है, उड़ीसा का पुराना नाम क्या है। उड़ीसा का पुराना नाम पूछ रहा है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि उड़ीसा का राजधानी कहाँ पड़ता है? भुवनेश्वर पड़ता है। ये तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। राजधानी तो पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है उड़ीसा का पुराना नाम क्या है। तो उड़ीसा का पुराना नाम है उत्कल। क्या नाम है? उत्कल नाम है। उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल है। अच्छा, उड़ीसा में ही है उदयगिरी की पहाड़ी। अगर पूछे कि उदयगिरी की पहाड़ी कहाँ है, तो उड़ीसा में है। उदयगिरी की पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा में है। अच्छा, अगर पूछे चंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ है, तब आपका आएगा श्रवण बेलगोला में। कहाँ है? श्रवण बेलगोला, जो कर्नाटक में पड़ता है। अच्छा, उड़ीसा में ही एक जगह पड़ता है कटक। कौन पड़ता है? कटक। कटक में ही है भारतीय चावल अनुसंधान स्थान। क्या है? भारतीय चावल अनुसंधान स्थान। आप ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन क्या कर रहा है? उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? तो उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? तो उत्कल है भैया। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? उत्कल है। अभी जितना मैंने क्वेश्चन बताया आप सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए, और कटक से और भी क्वेश्चन बन सकता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है वो। चलिए किसी और दिन देखा जाएगा। चलिए 28वां नंबर का प्रश्न है, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है। कहता है बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है। तो बौद्ध धर्म का ऑप्शन 1 है सांची का स्तूप, ऑप्शन 1 है सारनाथ का स्तूप, ऑप्शन 3 है अमरावती का स्तूप, ऑप्शन 4 है बोध गया का स्तूप। तो देखिए भैया, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप जो है वो है सारनाथ का स्तूप। कौन है? सारनाथ का स्तूप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इसका राइट होगा, सारनाथ का स्तूप। चलिए थोड़ा सा हम सारनाथ से क्वेश्चन को उठाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगर पूछे सारनाथ का पुराना नाम क्या है, तो मृगदांव। क्या नाम है? मृगदांव। अब मृगदांव से भी पुराना नाम क्या है? ऋषिपत्तन। तो सारनाथ का पुराना नाम मृगदांव या ऋषिपत्तन भी है। आप ये बात नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं 29वें नंबर के प्रश्न की ओर। 29 नंबर का प्रश्न कहता है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, सोने का काल
किस युग को कहा जाता है? ऑप्शन एक है राजपूत काल को, ऑप्शन 2 है गुप्त काल को, ऑप्शन 3 है चोल काल को, ऑप्शन 4 है मौर्य काल को। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। अच्छा, गुप्त काल से और भी क्वेश्चन आप याद रखिए। सर्वाधिक सोने के सिक्का जारी करने वाला काल कौन सा था? गुप्त काल में। सर्वाधिक सोने का सिक्का किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में जारी किए गए। अच्छा, और भी कुछ क्वेश्चन याद करिए। अगर आपसे पूछे कि हिंदी का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को। हिंदी का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो अकबर को। अकबर के काल को। किसको कहा जाता है? अकबर के काल को। अगर फिर आपसे पूछे कि तामिल का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तामिल का स्वर्णकाल बताइए। और आपसे पूछे कन्नड़ का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तामिल का स्वर्णकाल कहा जाता है किसके? कृष्णदेव राय को। किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। और चलिए 30 नंबर का प्रश्न है, कोणार्क मंदिर के देवता है। कोणार्क मंदिर के देवता है। कोणार्क मंदिर में पूछा जाता है कौन सा देवता है? ऑप्शन 1 है सूर्य, ऑप्शन 2 है शिव, ऑप्शन 3 है कृष्ण, ऑप्शन 4 है ब्रह्मा। तो कोणार्क मंदिर हम सबको पता है। कोणार्क मंदिर क्या है? भगवान सूर्य का मंदिर है, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। भैया थोड़ा धुंधला दिखा दे रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। चलिए 30 क्वेश्चन हो गया। 31वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने आरंभ किया था? भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत को किसने आरंभ किया था? अच्छा, शक संवत को किसने आरंभ किया था? शक संवत को आरंभ किया था कनिष्क ने। किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने किया था। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, कनिष्क ने। अच्छा, कनिष्क ने शक संवत कब लागू किया था? 78 AD में। कब किया था? 78 AD में किया था। अच्छा, और शक संवत को राष्ट्रीय संवत का दर्जा कब मिला था? 1953 ईस्वी में। कब मिला था? 1953 ईस्वी में मिला था। और जिसका शक संवत का प्रथम महीना क्या होता है? चैत्र होता है, और अंतिम महीना क्या होता है? फाल्गुन होता है। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर का प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? चलिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? ऑप्शन 1 फाहियान आया था, ऑप्शन 2 है ह्वेनसांग आया था, ऑप्शन 3 है लॉर्ड डलहौजी आया था, ऑप्शन 4 है हिटलर आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग। कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। चलिए, ह्वेनसांग कहाँ का निवासी था? तो चीन का था। कहाँ का था? चीन का था। इसका किताब का नाम पूछे तो क्या है? तो सी यू की। पूछेगा कब आया था? 629 ईस्वी में निकला था, चीन से चला था, और 630 ईस्वी में भारत पहुंचा था। 15 वर्षों तक रहा था। कितना वर्ष तक रहा था? 15 वर्ष तक भारत में रहा था। तो 645 में यहाँ से वो चला गया। चलिए, हर्षवर्धन के बारे में इतना हमको जानकारी प्राप्त मिलता है। चलिए, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। आप कमेंट में बताइए, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर कौन हराया था? आप ये बात कमेंट में बताइए। चलिए, फाहियान के बारे में पूछ रहा है। पूछेगा चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? तब आपका आएगा चंद्रगुप्त सेकेंड। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में आया था। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इसका क्वेश्चन बनेगा, इन्होंने ट्रेन को चलवाया था। क्या चलाया था? हड़प की नीति। हाँ, हड़प की नीति किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी। और हिटलर का किताब का नाम आप याद रखिएगा मैन कैंप। क्या याद रखिएगा? मैन कैंप। हिटलर का बुक का नाम क्या है? मैन कैंप। चलिए 33 नंबर का प्रश्न है। 33 नंबर का प्रश्न है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? ऑप्शन ए अकबर का स्तंभ है, ऑप्शन 2 है अशोक का स्तंभ है, ऑप्शन 3 है शेरशाह का स्तंभ है, ऑप्शन 4 है शाहजहां का स्तंभ है। तो सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में जो है अशोक का स्तंभ है। हम सबको पता है, पहले से पढ़ के आए हैं। तो सम्राट अशोक का स्तंभ कहाँ पे है? सारनाथ में भी है। चलिए 33 नंबर का प्रश्न हो गया। 34 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा स्थित है। खजुराहो की गुफा पूछ रहा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन 2 है महाराष्ट्र में है, ऑप्शन 3 है राजस्थान में है, ऑप्शन 4 है छत्तीसगढ़ में है। तो भैया प्रसिद्ध खजुराहे कहाँ पड़ता है? खजुराहो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर होगा 34 का 1 मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। चलिए अब कुछ गुफा आप याद रखिएगा। चलिए, अगर आपसे पूछे एलिफेंटा का गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ? एलिफेंटा का गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से समसामयिक नहीं था? अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन
जो था इसका समय मिलता जुलता नहीं था। तो चलिए इसके समय में यानी कि नहीं था। ऑप्शन है बिम्बिसार गौतम बुद्ध। हाँ भैया, बिम्बिसार गौतम बुद्ध के समय था, परसेंजीत भी था और मिलिंद नहीं था। तो पूछ रहा था, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के सामयिक नहीं था। तो मिलिंद जो था ये इसके समय के काल में नहीं था। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट, मिलिंद। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा, मिलिंद। अच्छा, मिलिंद और नागसेन दोनों के बीच में एक वार्तालाप हुआ, बातचीत हुआ। तो दोनों के बीच में जो बातचीत हुआ उसको एक किताब में लिख दिया गया, जिसका नाम रखा गया मिलिंद पनो। क्या रखा गया, मिलिंद पनो, मतलब मिलिंद और मिलिंद का बातचीत, मिलिंद और मिलिंद का बातचीत। चलिए, 35 नंबर का प्रश्न हो गया। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है। भैया देखिए, जादू बोले, वेद बोले, टोटका, जंतर मंतर, कुछ भी बोले, तो अगर पूछे कि ऐसा किस वेद में बताया गया है, तब आपका आंसर आएगा अथर्ववेद। किस वेद में बताया गया है, अथर्ववेद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, अथर्ववेद। अच्छा, चलिए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। क्या है, ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद है। अच्छा, ऋग्वेद में इंद्र शब्द 250 बार आया है। आप याद रखिएगा, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है, भगवान इंद्र है। ऋग्वेद में इंद्र शब्द कितना बार आया है, 250 बार आया है। चलिए, उसके बाद में आयुर्वेद, उसके बाद में है सामवेद। तो आप इतना याद रखिएगा। चलिए, 37 नंबर का प्रश्न है, सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। कहता सारनाथ में जो स्थित स्तंभ है इसका निर्माण किसने करवाया था। हम सबको पता है सारनाथ में स्थित स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था भैया, अशोक ने करवाया था। चलिए, अशोक से थोड़ा आप क्वेश्चन याद कर लीजिए। अशोक ने गद्दी पर बैठने के बाद गद्दी पे 261 ईस्वी में, कब गद्दी पे बैठा था, 261 ईस्वी में गद्दी पे बैठा, 261 बीसी में गद्दी पे बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद में 8 साल बाद, कब, 8 वर्ष बाद, गद्दी पर बैठने के 8 साल बाद इन्होंने क्या किया था, एक युद्ध लड़ा था। एक युद्ध लड़ा था, उस युद्ध का नाम क्या था, आप बताइए। अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा था, अशोक का सबसे फेमस कलिंग युद्ध था। कौन सा युद्ध था, कलिंग युद्ध था। कलिंग युद्ध इतना भयानक युद्ध था कि यहाँ का बच्चा बूढ़ा सबको काट दिया गया था। अशोक का क्या होता है कि इस युद्ध से हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो बौद्ध धर्म अपना लेता है। तो कलिंग युद्ध पूछेगा। कलिंग जो है वर्तमान में भी कहाँ है, उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है। कलिंग जो उस समय फेमस था, हाथी और व्यापार के लिए फेमस था। तो वहाँ का जो राजा था उस पर आरोप लगाया अशोक ने कि तुम्हारे यहाँ कुछ चोर आया है, कुछ सामान, मेरा सामान चुरा उड़ा के ले गया है। तो अशोक ऐसा वहाँ का राजा पर आरोप लगाया अशोक ने। तो वहाँ का जो कलिंग का जो राजा था कहा कि ना ही तो हमारे यहाँ कोई चोर पर नियंत्रण है। तो इसलिए क्या हुआ था कि ज़बरदस्ती अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। वही युद्ध क्या कहलाता था, कलिंग का युद्ध होता है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, गद्दी पर बैठने, अशोक अपने गद्दी पर बैठा उसके 8वें वर्ष बाद कलिंग का युद्ध लड़ा था। चलिए, ये भी हो गया। 38 नंबर का क्वेश्चन है, सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है। कथा सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन 1 है मनुस्मृति, ऑप्शन 2 है कामसूत्र, ऑप्शन 3 है भागदूत, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। देखिए, सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ का बात पूछे तो कौन है, मनुस्मृति है। कौन है, मनुस्मृति। अच्छा, मनुस्मृति एकमात्र ग्रंथ, मनुस्मृति जो ग्रंथ है इसमें 8 प्रकार के विवाह के बारे में बताया गया। विवाह कितना होता है, 8 प्रकार का होता है। संस्कार कितना होता है, 16 होता है। वेद पूछे कितना होता है तो 4 होता है। कुरान पूछे कितना होता है, पुराण पूछे कितना होता है तो 18 होता है। कितना होता है, हाँ। कामसूत्र का पूछे रचना किसने किया था, वात्स्यायन ने। किसने किया था, वात्स्यायन ने किया था। अब ये सब क्वेश्चन को आप नोट करते जाइए। चलिए, 38 नंबर का प्रश्न हो गया। 39 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुप्त संवत कब आरंभ हुआ था। गुप्त संवत कब आरंभ हुआ था। चलिए, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल को जानते हैं। अगर आपसे पूछे इसी प्रकार हिजड़ी संवत सबसे पहले याद करिए विक्रम संवत। विक्रम संवत पूछे कब हुआ था तो 58 बीसी में। कब हुआ था, 58 बीसी में विक्रम संवत हुआ था। फिर पूछे 78 बीसी में क्या हुआ था, कनिष्क शक संवत। कनिष्क ने क्या चलाया था, शक संवत चलाया था 78 बीसी में। फिर उसके बाद में आया गुप्त संवत। और गुप्त संवत क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ तो 319 से 320, 319 से 320। ऑप्शन में 319 दिख रहा है हमें, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा 319। गुप्त संवत कब चला था, 319 से 320 तक।
चलिए, और उसी प्रकार आपसे पूछे हिजरी संवत, हिजरी संवत कब चलाया गया था? 622 ईस्वी में। हिजरी संवत कब चलाया गया था? 622 ईस्वी में चलाया गया था। चलिए, फिर उसी प्रकार पूछे इलाही संवत, इलाही संवत कब चलाया गया था? इलाही संवत चलाया गया था 1583 ईस्वी में। किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए, 39 नंबर का प्रश्न हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 40 नंबर के प्रश्न की ओर। चलिए, 40 नंबर का प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का प्रथम शासक या संस्थापक पूछ रहा है कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त था। अब श्रीगुप्त से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अकबर ने श्रीगुप्त को मंदिर बनाने के लिए 24 बीघा जमीन, हाँ 24 बीघा जमीन क्या दिया था? दान में दिया था। तो याद रखिएगा, श्रीगुप्त को मंदिर बनाने के लिए जमीन कौन दान दिया था? अकबर ने दान दिया था। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए, 41 नंबर का प्रश्न है, तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है। तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है। पहली बात तो तोल्कापियम जो ग्रंथ है ये कहाँ का ग्रंथ है? ये एक तामिल ग्रंथ है। क्या है? ये एक तामिल ग्रंथ है, जो तामिल का क्या है? व्याकरण है। क्या है? तामिल का व्याकरण ग्रंथ है। तो तोल्कापियम ग्रंथ कहाँ का है? व्याकरण का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, तामिल व्याकरण। तोल्कापियम ग्रंथ जो है तामिल व्याकरण का ग्रंथ है। अच्छा, इस तोल्कापियम ग्रंथ का संबंध पूछे किस काल से है, तब आपका आंसर आएगा संगम काल से है। किस काल से है? संगम काल से है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि टोटल कितना संगम हुआ था, तो संगम टोटल 3 हुआ था। टोटल कितना बार संगम हुआ था? 3 संगम हुआ था। अगर आपसे पूछे कि प्रथम संगम कब हुआ था? प्रथम संगम कब हुआ था? प्रथम संगम हुआ था दक्षिण मदुरै में। कहाँ हुआ था? दक्षिण मदुरै में हुआ था, जिसका अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया था। किसने किया था? अगस्त ऋषि ने किया था। दूसरा संगम पूछे कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? याद करते चलिए, आप लोग कॉपी पेन लीजिए और नोट करते जाइए। दूसरा संगम कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में हुआ था, जिसका अध्यक्षता भी कौन किया था? अगस्त ऋषि ही ने किया था। तीसरा संगम पूछे तो कहाँ हुआ था? तो तीसरा संगम हुआ था दक्षिण मदुरै में। कहाँ हुआ था? उत्तर मदुरै में। कहाँ हुआ था? उत्तर मदुरै में हुआ था। इसका भी उत्तर मदुरै में हुआ था। चलिए, मदुरै से क्या क्वेश्चन बनता है? मदुरै को हम लोग कहते हैं त्योहारों की नगरी। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए, फिलहाल क्वेश्चन क्या था? तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है। तोल्कापियम किसका ग्रंथ है? तामिल व्याकरण का ग्रंथ है। चलिए, जिसको लिखा कौन है? तोल्कापियर ने लिखा है। चलिए, ये भी क्वेश्चन का जवाब हो गया। 42 नंबर के क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन 1 है ऋग्वेद का, ऑप्शन 2 है महाभारत के कथा का, ऑप्शन 3 है रामायण का, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यूनेस्को के सूची में जो शामिल किया गया है वो ऋग्वेद को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया भैया? ऋग्वेद को। अच्छा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है। महाभारत, अगर आपसे पूछे महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला था, तो 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। चलिए, 43 नंबर का प्रश्न है, पुरातन अवशेष के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? पुरातन अवशेष के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? ऑप्शन ए है चालन पद्धति से, ऑप्शन 2 है कार्बन 14 से, ऑप्शन 3 है ऊर्ध्वपातन से, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो पुरातन अवशेषों का कालक्रम जो निर्धारण होता है, पुरातन मतलब जमीन के अंदर जो जीवाश्म होता है उसका पता लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है? तो हम सबको पता है कार्बन 14 के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? वो कितना साल का है, जो कोई चीज़ जमीन के अंदर दबल है तो कितना साल का है, तो उसको पता लगाना है तो किससे लगाएंगे? कार्बन 14 से लगाएंगे। चलिए, 44 नंबर का प्रश्न है, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी का समय क्या नाम था? उस समय क्या नाम था? ऑप्शन ए है तक्षशिला नाम था, ऑप्शन 2 है बोध गया नाम था, ऑप्शन 3 है पाटलिपुत्र नाम था, ऑप्शन 4 है सारनाथ नाम था। जो सम्राट अशोक था उसकी राजधानी का हम सब जानते हैं क्या नाम था? पाटलिपुत्र नाम था। क्या नाम था? पाटलिपुत्र नाम था। बोध गया में क्या हुआ था? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तक्षशिला भारत का सर्वप्रथम विद्यालय है, भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय है। चलिए, तक्षशिला जिसका निर्माण किसने किया था? महाराज तक्ष ने किया था। चलिए, 45 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? सबसे प्राचीन नगर कौन है? तक्षशिला। पूछा जा रहा है कि ये किसके बीच में स्थित है। पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में बता चुके हैं। तो ये जो है किस झेलम तथा चिनाब के
बीच में है, चिनाब तथा रावी के बीच में, रावी तथा ब्यास के बीच में, तो ये है सिंधु तथा झेलम के बीच में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंधु तथा झेलम के दोआब के बीच में तक्षशिला स्थित था। तो यह बात आप याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता का खोज पूछे किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था पंडित दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में। और वही पूछे मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने किया था, 1922 ईस्वी में किया था। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कई नामों से जानते हैं, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता, मेसोपोटामिया का सभ्यता, इन सारे नामों से हम लोग जानते हैं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक क्या पाया गया था? कांसा और टीन पाया गया था। कांसा और टीन पाया गया था। तो कांसा और टीन, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया? कांस्ययुगीन सभ्यता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में एक में दिख रहा है कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है? कांस्य युग से है। चलिए 47 नंबर का प्रश्न है, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। तो अभी भी बहुत बार इसका करके आए हैं। तो ये कब किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में। चलिए 47 नंबर का प्रश्न हो गया। अब बढ़ते हैं 48 नंबर की ओर। 48 नंबर का प्रश्न कहता है, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी है। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी क्या है? गीतों का संग्रह है। ऑप्शन 2 है कश्मीर का इतिहास है, चंद्रगुप्त के शासन के बारे में है। ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो कल्हण के द्वारा रचित राजतरंगिणी जो है, इससे हमें कश्मीर का इतिहास पता चलता है। किसका? कश्मीर का। अच्छा, कश्मीर में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? केसर का होता है। किसका होता है? केसर का होता है। और कल्हड़ और बिल्हड़, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़ और बिल्हड़ है, जिसमें टोटल 6 चैप्टर है। 4 चैप्टर कल्हड़ ने लिखा है, 2 चैप्टर बिल्हड़ ने लिखा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप कॉपी पेन ले करके बैठे। चलिए 49 नंबर का प्रश्न है, सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 है राजस्थान में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है वाराणसी में, ऑप्शन डी 4 है उज्जैन में। जो सारनाथ है वो कहाँ है? वाराणसी में स्थित है। कहाँ है? वाराणसी में स्थित है। 50 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। पूछ रहा है, प्राचीन भारत में सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन थी? एक खगोल शास्त्री थी, एक खगोल व्याकरण शास्त्री थी, एक गणितज्ञ थी। जो पाणिनि थी, वो पाणिनि को हम लोग संस्कृत व्याकरण का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत व्याकरण का पिता कहते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, एक व्याकरण शास्त्री थी। और पाणिनि का किताब का नाम क्या था? आप ये बात कमेंट में बताएं। तो ये रहा टोटल 50 प्रश्न। फिलहाल मैं तो कल जब इससे आगे 25 क्वेश्चन और करेंगे तो इसका डिस्कशन हम करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप वीडियो को क्या करें? शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।